तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम लाइफ एंटरप्राइज प्रैक्टिस क्वेश्चन 5. The draw statement of financial position of Time Life Enterprise as on 31st December 13 depicts the following. कॉस्ट आपके पास प्लांट एंड मशीनरी की मेंशन है और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंशन है. On reviewing the accounts of business, its auditor found that the record have been correctly maintained except for the following events. कुछ गलतियां हुई हैं, ये रेक्टिफिकेशन की बात है. रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू कि आपके पास आईटीए के लेवल पे 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट को मेजर करना कि एसेट की क्या वैल्यू इनिशियल मेजरमेंट में रिकॉर्ड की जाएगी. सेकंड, गेन और लॉस ऑन द एक्सचेंज और सेल ऑफ एसेट. थर्ड, आपके पास वर्किंग बैक है. एंड फोर्थ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है. तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है. 17 जनवरी 2013 को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था फॉर द परचेज ऑफ मशीन फ्रॉम मेकर्स लिमिटेड for 11,25,000 which is to be delivered on 17 July 2014. PLE paid an advance of 4,50,000 on signing of the contract and the balance was to be paid on delivery of the machine. The advance was credited to plant and machinery account. तो मिस्टेक ये हुई कि हमने जब एडवांस पे किया था 4,50,000 का, इट शुड बी रिकॉर्डेड एज एडवांस. एडवांस के नाम से ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए था. प्लांट एंड मशीनरी हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते. प्लांट एंड मशीनरी तो तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो हमें 17 जुलाई 2014 को डिलीवर होगा. इसका मतलब है हमने प्लांट की कॉस्ट को ओवर कॉस्ट कर दिया है, जिसे 4,50,000 से रेक्टिफाई करने की जरूरत है. एंड अकॉर्डिंगली हमने इस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी होगी. उस डेप्रिसिएशन चार्ज को भी रेक्टिफाई करने की जरूरत है. सेकेंड बात है कि इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन कंप्लीट हुई थी 21 जनवरी 2013 को. Cost of machine of 27,100,000 was debited to plant and machinery account. ठीक है. The cost of installation amounting to 3 lakh had been debited to repair account. Remember आपके पास मेजरमेंट के क्वेश्चंस के हवाले से इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपकी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस हैं एंड इट शुड बी डेबिटेड इन द नेम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या प्लांट एंड मशीनरी के नाम से डेबिट होना चाहिए था. हमने बाय मिस्टेक उसे रिपेयर के नाम से डेबिट कर दिया. इसका मतलब है हमने प्लांट को अंडर कॉस्ट कर दिया. और अगर हमने प्लांट को अंडर कॉस्ट किया है तो डिप्रिसिएशन भी हमने अंडर कॉस्ट कर दिया. कह रहे हैं डिप्रिसिएशन चार्ज हो रही है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 10% पर एनम के रेट पे. डिप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट्स कमेंसेस इन द मंथ इन विच द एसेट इज एक्वायर्ड. मतलब अगर एक एसेट आप 21 जनवरी को एक्वायर कर रहे हैं तो जनवरी से ही उसकी डिप्रिसिएशन स्टार्ट कर देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट. डेट को नहीं कंसिडर करेंगे कि 9 दिन रहते हैं या 10 दिन रहते हैं. नहीं, जिस महीने में हमने एसेट परचेज किया उसी महीने से डिप्रिसिएशन स्टार्ट कर दी जाती है. डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2013 वो हैज बीन correctly calculated and recorded except for the impact of error discussed above. मजीद जो आपके पास रिक्वायर कर रहे हैं वो क्या है कि आप प्लांट एंड मशीनरी और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के अकाउंट को रेक्टिफाई करें. हम इसे कंसिडर करते हैं. सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है. पहले हम प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं. प्लांट एंड मशीनरी और इसका बैलेंस आपके पास जिसको रेक्टिफाई करना है वो मेंशन है 12387 060. ये ओपनिंग बैलेंस आपके पास मेंशन है प्लांट एंड मशीनरी का. एंड सेकंड बात हमारे पास हमने अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है. अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट आता है एंड दिस बैलेंस इज गिवन एज 47,92,540. 47,92,540. This is the accumulated balance.
पहली मिस्टेक ये हुई थी कि हमने 4,50,000 का एडवांस पे किया था और उस एडवांस को एसेट के नाम से डेबिट कर दिया, यानी एसेट को ओवर कॉस्ट कर दिया। तो यहाँ पे अब उसकी रेक्टिफिकेशन करेंगे, एसेट को जो गलती से हमने ओवर कॉस्ट किया है उसे रिड्यूस कर रहे हैं बाय रिकॉर्डिंग इट एट क्रेडिट साइड। तो 4,50,000 की अमाउंट हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे, मेंशन कर देंगे एडवांस wrongly कैपिटलाइज। अब ये एडवांस हमने किस डेट को रिसीव किया था, इस पर कितनी डिप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड कर दी होगी, इसे भी कंसिडर करते हैं। Clearly paid an advance of 4,50,000 on signing of contract। साइन कब हुआ था कॉन्ट्रैक्ट? 17 जनवरी को, यानी जनवरी में ही हमने 4,50,000 की अमाउंट कैपिटलाइज कर दी थी। और अगर जनवरी में कैपिटलाइज कर दी थी तो इसका मतलब है जनवरी के महीने से लेकर एंड तक पूरे 12 महीने की डिप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड कर दी, गलती से रिकॉर्ड कर दी, जिसे रिमूव करना है। तो ये डिप्रिसिएशन ऑन रॉन्गली कैपिटलाइज एसेट, तो ये आ जाती है 45,000, जिसे हमने रेक्टिफाई कर दी। जो गलती से एसेट की कॉस्ट हमने डेबिट की थी वो भी रिमूव कर दी, रिड्यूस कर दी, और जो हमने उस पर डिप्रिसिएशन गलती से चार्ज की थी वो भी रिमूव कर दी। सेकंड मिस्टेक ये हुई कि हमने इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे की और उसे रिपेयर के नाम से डेबिट कर दिया, wrongly recorded as repair। हमने एक अमाउंट जो कैपिटलाइज होनी चाहिए थी उसे रॉन्गली रिकॉर्ड कर लिया था रिपेयर के तौर पे, वो रेक्टिफाई कर रहे हैं 3 लाख से। और चूंकि ये भी आपके पास एसेट जो है वो इंस्टॉल हुआ था जनवरी में, तो इसका मतलब है इसकी डिप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत है। डिप्रिसिएशन ऑन एसेट wrongly recorded as repair, कि जो एसेट आपका गलती से रिपेयर रिकॉर्ड कर दिया गया था, जब हमने उसे रिपेयर रिकॉर्ड किया था तो उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं की थी, तो 3 लाख के एसेट पे 30,000 की डिप्रिसिएशन हम चार्ज कर दें। अब रेक्टिफिकेशन के बाद आप देखेंगे कि आपके पास बैलेंसिंग फिगर क्या आती है। वो आपके पास बैलेंस होगा 47,92,540, इसमें प्लस कर देंगे 30,000 और लेस कर देंगे 45,000, ये आपके पास आ जाएगी 4,777,540 रेक्टिफाइड बैलेंस। और इसी तरह इसमें 1,50,000 लेस और 3 लाख ऐड कर देने से क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ जाता है 12, और 150 लेस कर दे तो 137,060, आई थिंक सो। लेकिन वेरीफाई कर लेते हैं। 12,387,060 माइनस 4,50,000 प्लस 3 लाख, तो ये 12,237,060 आ गया। सो ये थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के हवाले से बात। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रोज एंटरप्राइजेस, और ये मेजरमेंट के हवाले से क्वेश्चन है। आपको मेंशन किया गया कि कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड परचेज विद ओल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर वो 25,000 है, उसकी डिमोलेशन ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो की है 1,500 की, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ये आपके पास 250 है। देन इसके बाद फी पेड to ABC Architects for site plan and drawing 800, advance paid to quality section for construction of building 6,000, and further payment जो हमने QC को की ये आपके पास मेंशन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के हवाले से है। वी नीड टू रिकॉग्नाइज के इनमें से कौन सी अमाउंट एसेट की कॉस्ट में शामिल की जाएंगी, कौन सी नहीं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मेजरमेंट का क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू प्लांट मेंशन किया गया है। 25% कॉस्ट ऑफ प्लांट आपने एडवांस में पे कर दी। ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट चार्जेस आपके 1250 मेंशन एंड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन 400। फर्दर इंफॉर्मेशन में कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड इंक्लूड प्रॉपर्टी टैक्स एंड ट्रांसफर फी ऑफ 120,000 एंड 850,000। अब अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट रूल आपके पास जो ट्रांसफर फी होती है एसेट को अपने नाम पे ट्रांसफर करने की फी, दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड, ये कॉस्ट ऑफ लैंड का हिस्सा है। लेकिन जो आप टैक्स पे करते हैं ये आपका रेगुलर एक्सपेंस है, हर साल किया जाना है, दैट इज व्हाई इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड।
अब क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज किया इंक्लूड, तो हमने इस अमाउंट को माइनस कर देना। फैक्ट्री बिल्डिंग वाज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम 1 जुलाई 17, द फाइनल इनवॉइस इज 19,000 यानी 19 मिलियन की फाइनल इनवॉइस हमने पे करनी है। तो कुछ अमाउंट हमने जो पे कर दी है और जो पे करनी है सम अप होके वो टोटल कॉस्ट आएंगी। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपोर्ट चार्जेस ऑफ द प्लांट इंक्लूड एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम कोई एसेट परचेज करने के बाद अपने पास लाने तक हमें खतरा है कि वो एसेट जो है वो खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो हम उसकी इंश्योरेंस करा लेते हैं। दैट इज सेड टू बी इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। और ये इंश्योरेंस इन ट्रांजिट एसेट की कॉस्ट का हिस्सा है। लेकिन जो एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट। अब उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन और इंपोर्ट चार्जेस प्लांट के उसमें शामिल है ये अमाउंट, तो उसमें एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम आपका जो है 350 ये तो शामिल नहीं होना चाहिए, उसे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, इसे शामिल नहीं होना चाहिए था। कहाँ नहीं शामिल होना चाहिए था? एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए था। प्लांट ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा है 1 अगस्त को, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 31 अगस्त को पे कर दी गई। ओल्ड प्लांट आपने सोल्ड किया है 1 सितंबर 17 को और उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू +20% पे सेल किया है। ये प्लांट हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 15 को एट अ कॉस्ट ऑफ 8500। तो हमने ये देखना है कि 1 अप्रैल 15 से लेकर 1 सितंबर 17 तक उसकी कैरिंग वैल्यू क्या बनी और उस कैरिंग वैल्यू में 20% ऐड करके हमने गेन कैलकुलेट करना है। बिल्डिंग एंड प्लांट्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 5% एंड 10%। अब यहाँ पे आप देखें तो उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग कंबाइंड एसेट का नाम यूज नहीं किया। बिल्डिंग एंड प्लांट आपके पास मेंशन किए जा रहा है, इसका मतलब है बिल्डिंग को हम एक सेपरेट एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे एंड अकॉर्डिंगली उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। Building and plant are depreciated at the rate of 5 and 10% respectively on reducing balance method. Pass general interest to record disposal of the old plant. ओल्ड प्लांट को डिस्पोज ऑफ करने की पहले आपने एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हमारी कैलकुलेशन यही है। एंड देन डिटरमाइन द रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एज एट 31 दिसंबर 17। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास ओल्ड एसेट की क्या वैल्यू रिकॉर्ड की जानी चाहिए। कॉस्ट एट किस डेट को उसकी कॉस्ट दी हुई है ओल्ड एसेट की? 1 अप्रैल 15। 1 अप्रैल 15 को उसकी कॉस्ट आपके पास मेंशन है 85 मिलियन, 8.5 मिलियन। ये आपके पास कॉस्ट मेंशन है। अब हमने देखना है कि डिप्रिसिएशन रेट क्या है, डिप्रिसिएशन मेथड क्या है। तो दे हैव टोल्ड अस कि डिप्रिसिएशन रेट प्लांट पे 10% और मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ईयर एंडिंग डेट 31 दिसंबर है। सो हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 15 टू 31 दिसंबर 15। 1 अप्रैल 15 को हमने परचेज किया था, उससे लेकर पहले 9 मंथ्स की डिप्रिसिएशन 85,000 का एसेट मल्टीप्लाई बाय 10% डिप्रिसिएशन रेट मल्टीप्लाई बाय 9/12, ये पहले साल की आपकी डिप्रिसिएशन आ जाती है। और क्या आ जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, 6,37,500। ये आपके पास डिप्रिसिएशन आ गई 15 के ईयर। देन इसके बाद डिप्रिसिएशन फ्रॉम 1 जनवरी 16 टू 31 दिसंबर 16। अब इस साल आपके पास एसेट की रिटर्न ऑन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रिटर्न ऑन वैल्यू आ जाती है आपके पास 78,62,500 और इस पे हमने 10% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है जो कि आ जाएगी एग्जैक्टली 78,6250। और तीसरे साल ये एसेट परचेज किस डेट को किया जा रहा है, सेल किस डेट को किया जा रहा है? ये सेल किया जा रहा है 1 सितंबर को, यानी इस साल ये एसेट 8 मंथ्स यूज हुआ है। तो डिप्रिसिएशन फ्रॉम 1 जनवरी 17 टू 17 में सेल किया गया राइट टू
1 सितंबर 17, ये आपके पास आ जाएगी एसेट की रिटर्न ऑन वैल्यू -786250, ये रिटर्न ऑन वैल्यू आ रही है 7076250, 7076250। इस पे 10% डिप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ 8 मंथ कैलकुलेट की जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 8/12, ये आपके पास आ जाती है 471,750। आपके पास एसेट की कैरिंग वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दीज डिप्रिसिएशन टोटल है 786,250, माइनस कर दें से 85,100,000 में से, एसेट की वैल्यू आ जाती है 660,4,500। कैरिंग वैल्यू ये आपके पास कैरिंग वैल्यू, और इस कैरिंग वैल्यू का एसेट आपने सेल कितने का किया है 20% अबव वैल्यू का, 660,4,500 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये आपने सेल किया 79,25,400। सेल प्राइस आ गया आपके पास 79,25,400। अब इसकी हम एंट्री पास करेंगे, हमारे पास कैश आ रहा है, कैश को डेबिट किया जाएगा 79,25,400 से। देन इसके बाद अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन, जब भी कोई एसेट सेल किया जाता है उसकी अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन यानी अब तक की चार्ज सारी डिप्रिसिएशन हम रिमूव कर देते हैं। तो इन 3 सालों में जो डिप्रिसिएशन आई है 637,500 प्लस 786,200 250 प्लस 471,750, तो टोटल डिप्रिसिएशन आ गई 18,95,500, 18,95,500। इसके बाद एसेट कॉस्ट पे क्रेडिट किया जाता है, एसेट की कॉस्ट आपके पास से क्रेडिट हो रही है प्लांट की, और कितनी वैल्यू का प्लांट क्रेडिट हो रहा है 85,100,000। अब आपके पास डिफरेंस जो है वो गेन या लॉस आएगा, क्योंकि हम कैरिंग वैल्यू से अबव वैल्यू पे सेल कर रहे हैं तो इसलिए हमें गेन हासिल हो रहा है। अदरवाइज भी हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। पहली बात 792,500 माइनस 660,4,500, तो ये गेन आ जाता है 13,20,900। यही गेन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेबिट में से क्रेडिट लेस कर दें, 13,20,900। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि जिसके मुताबिक हमने एंट्री पास कर दी एसेट को डिस्पोज ऑफ करने। अब अगली बात यह है कि हमने लैंड बिल्डिंग वगैरह को क्लियर किया। लैंड की कॉस्ट क्या रिकॉर्ड की जाएगी, तो लैंड की कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल हैं देखते हैं। एज पर क्वेश्चन लैंड की वैल्यू में मेंशन किया गया है 25,000 की फ्री होल्ड लैंड परचेज किया गया, प्लस 1,500 की जो कॉस्ट ऑफ डिमोलेशन है, ओल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर यानी आप साइट प्रिपेयर करने के लिए पुराना जो स्ट्रक्चर था उसे डिमोलिश कर रहे हैं, ये ऐड हो जाएगा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग का जो फिर आपने डिमोलिश किया, जिसका स्क्रैप था आपने सेल किया, तो ये भी आपके पास आपके एसेट की कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। रिमेंबर जैसे आपके पास टेस्टिंग कॉस्ट है ऐड की जाती है एसेट की वैल्यू में, और टेस्टिंग कॉस्ट की जो प्रोडक्ट आपकी तैयार हुई है उसको सेल करने से जो रेवेन्यू होता है वो कॉस्ट में से लेस कर दिया जाता है। सेम इसी तरह ओल्ड बिल्डिंग की जो आपने साइट प्रिपरेशन करने के लिए कॉस्ट की खर्च की, डिमोलेशन कॉस्ट ऐड की जाएगी, और इस ओल्ड स्क्रैप को सेल करने से जो आपको बेनिफिट हो रहा है वो कॉस्ट में से लेस कर दिया जाएगा। देन इसके बाद फी पेड टू एबीसी आर्किटेक्ट और साइट प्लान एंड ड्राइंग, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के हवाले से तो ये बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल होगा। फिर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो कॉस्ट पे की जा रही है वो सारी बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल होगी। फर्दर इसमें आपके पास फर्स्ट एडजस्टमेंट में मेंशन किया गया था कि कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड में प्रॉपर्टी टैक्स भी शामिल है जिन्हें हमने रिमूव कर। तो लैंड की कॉस्ट में पहली बार 25,000 जो है वो उसकी कॉस्ट, प्लस 300,000 आपके पास जो कॉस्ट ऑफ डिमोलेशन है, माइनस 250,000 जो आपके पास स्क्रैप के तौर पे मटेरियल सेल किया गया उसकी वैल्यू लेस कर दी गई,
और माइनस जो प्रॉपर्टी टैक्स गलती से शामिल है एसेट की वैल्यू में, कितना शामिल है 1,20,000, वो आपने लेस कर दिया। रिमेंबर, हम ट्रांसफर फी की ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इंक्लूड होना भी चाहिए था, इंक्लूड है भी, तो उसमें तो कोई गलती नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से मिस्टेक है, किसे इंक्लूड नहीं होना चाहिए था और इंक्लूड है। एज पर रूल प्रॉपर्टी टैक्स जो हर साल पे किया जाता है वो एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए, हमने इंक्लूड किया हुआ है, ये लिखा हुआ है इंक्लूड्स, इसमें शामिल है, तो गलत शामिल है वो हम उसको रिड्यूस कर। सो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ लैंड 25,000 यानी मिलियन प्लस 1,500 प्लस माइनस 2,50,000 माइनस 1,20,000। तो ये आपके पास लैंड की वैल्यू जो आ जाती है 26,130। ये लैंड की वैल्यू है। अब हम बिल्डिंग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि बिल्डिंग की वैल्यू में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। बिल्डिंग के हवाले से मेंशन कर रहे हैं कि 800 हमने पे किए फॉर साइट प्लान एंड ड्राइंग, 6,000 एडवांस पे किया कंस्ट्रक्शन के लिए, 35,000 फर्दर पेमेंट की। तो ये तीनों पेमेंट आपके पास शामिल होंगी। 800,000 प्लस 6,000 and then 35,000। इसके अलावा एडजस्टमेंट में बता रहे हैं कि फैक्ट्री बिल्डिंग आपकी अवेलेबल फॉर यूज 1 जुलाई को हुई थी और फाइनल इनवॉइस यानी जो लास्ट पेमेंट हमने करनी है वो आपकी 19,000 की है। तो वो 19,000 ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट खर्च हुई है, पेमेंट अभी नहीं की, तो सिर्फ रिस्पेक्ट की वजह से कि आपने पेमेंट नहीं की हम उसे कॉस्ट में ना शामिल करें, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो एसेट की वैल्यू में से शामिल कर रहे हैं। फर्दर कोई एडजस्टमेंट बिल्डिंग के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन, ये प्लांट के हवाले से है, नथिंग एल्स। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या वैल्यू इसकी इंक्लूड की जाएगी। 800,000 एसेट की वैल्यू आ जाती है 60, राइट। एंड तीसरी बात है प्लांट की। प्लांट के हवाले से हमारे पास मेंशन कर रहे हैं कि 25% कॉस्ट ऑफ प्लांट हमने एडवांस में पे कर। तो अगर हमने 25% पे की है और 25% अमाउंट 4,000 को रिप्रेजेंट करती है, तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू, यानी रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाएगी, ये फाइंड आउट करना। 25% हम पे कर चुके हैं, बाकी 75% हमने पे करना है। इफ 25% इज इक्वल टू 4 मिलियन, तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी 16 मिलियन। 4 मिलियन आप पे कर चुके हैं, बाकी 12 मिलियन आपने पे करना है। तो एसेट की कॉस्ट में आपके पास 4 मिलियन प्लस रिमेनिंग जो 12 मिलियन की अमाउंट पे करनी है वो शामिल होगी। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपोर्ट चार्जेस 1250,000 है, ये भी ऐड होंगे। लेकिन इनके हवाले से कुछ मेंशन है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड इंपोर्ट चार्जेस में 3,50,000 की इंश्योरेंस प्रीमियम, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम भी शामिल है। 3,50,000 वो लेस कर दें। एंड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन 400। अगेन ये प्लांट की वैल्यू या जो भी वैल्यूज मैं डिटरमाइन करूं उसके हवाले से थाउजेंड्स की फिगर कंप्लीटली मेंशन कर रहा हूं। आप लोगों ने इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि ऊपर आपके पास अगर फिगर इन 1000 गिवन है तो नीचे आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर गिवन है, तो कंसिडर करना है कि आपने 4,000 में 3,50,000 ही ऐड कर देना। दिस इज 4,000 यानी 4 मिलियन की अमाउंट है जिसमें 3,50,000 ऐड करना। तो ये टोटल अमाउंट आपके पास प्लांट के हवाले से बन जाती है प्लस माइनस 4 लाख की आपके पास अमाउंट आ जाएगी। तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगी आपके पास 16 मिलियन प्लस 12,50,000
माइनस 3,50,000 प्लस 4 लाख हो जाती है 17। ये हमारे पास इन एसेट्स की जो है नो एसेट्स की कॉस्ट आ। बट रिमेंबर आपके पास लैंड तो डिप्रिसिएट ही होता, बाकी एसेट डिप्रिसिएट होंगे और उसके बाद उनकी डिप्रिसिएशन लेस करके कैरिंग वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। तो डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग कितनी आ जाएगी, कब ये अवेलेबल फॉर यूज हुई है उसके मुताबिक देखना है 60, और इसकी यूजफुल लाइफ क्या मेंशन की गई है, या डिप्रिसिएशन रेट क्या गिवन है। सेकेंड एडजस्टमेंट में बता रहे हैं कि फैक्ट्री बिल्डिंग वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई 17 को अवेलेबल फॉर यूज हुई, तो 1 जुलाई 17 से इसकी डिप्रिसिएशन पहले साल की चार्ज होगी 6 मंथ्स की, और डिप्रिसिएशन रेट इसका 5% है। तो आपके पास इस पे 5% डिप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स चार्ज की जाएगी, और ये अमाउंट आ जाएगी आपके पास 15,20,000। ये आ गई डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। एंड आपके पास डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट कैलकुलेट की जाएगी। प्लांट की वैल्यू आपके पास है 17,300,000, इस पर डिप्रिसिएशन रेट 10% है, और प्लांट कब अवेलेबल फॉर यूज हुआ, द प्लांट स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन 1 अगस्त, 1 अगस्त को, यानी आपके पास इस साल इस पे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 मंथ्स की डिप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। आ जाती है 7,20,833। राउंड ऑफ करके आपके पास से डिप्रिसिएशन आ गई प्लांट की, एंड देन अब हम इसमें से एसेट की कॉस्ट में से लेस कर देंगे उनकी रिस्पेक्टिव डिप्रिसिएशन, तो कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। अब कैरिंग वैल्यू के हवाले से कैरिंग वैल्यू ऑफ लैंड तो सेम वही रहेगी, कैरिंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग विल बी 68,100,000 minus 15,20,000, वो होती है 68,100,000 minus 15,20, 59,80,000। जीरो की मिस्टेक तो नहीं है, $59,000 to $80,000। यानी इसके बाद कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट, ये आपके पास आ जाती है 17,300 माइनस 783। राउंड अप भी कर सकते हैं आप इसे, तो 16,516 so this is question number 6। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन